जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो तीसरे दिन उस व्यक्ति की अस्थियां यानी फूल भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें जब गंगा में बहाने के लिए लेकर जाते हैं या गंगा मैया में उन्हें चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं तो क्या वो आत्मा उस वक्त साथ रहती है? अब इस पर बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, यानी जीते जी है और मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। लोगों का भ्रम है, लोग अपने मानसिकता में या मन में ऐसा भ्रम बिठाकर बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों का विश्वास भी है कि हाँ, जब गंगा में अस्थियां बहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आत्मा साथ जाती है। अब मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। आज एक बहुत डरावनी घटना, लेकिन एक सबक सिखाने वाली घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जहाँ पर एक आत्मा सबको दिखाई देते हुए उनके साथ गंगा मैया में साथ जाती है और साथ आती है। बहुत सारे सवाल होते हैं जब फूलों को लेकर जाते हैं या अस्थियों को लेकर जाते हैं, तो क्या आत्मा वहीं पर रह जाती है या साथ घर आती है? ये भी सवाल मन में उठता होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा वहीं पर रह जाती है। नहीं, बहुत सारी बातें हैं, इन बातों के पीछे बहुत सारे राज हैं और सभी अलग अलग तरह के हैं। आज की घटना जो आपको झंझोर कर रख देगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि मृत्यु से परे क्या है और जो बुजुर्गों ने बनाया है वो सत्य है या झूठ है, इस सारी चीजों से पर्दा उठाएंगे। आज की घटना की शुरुआत होती है चेतन नाम के एक व्यक्ति से, जो कि हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। 2019 की आपसे बात करती हूँ। चेतन जो है, इसका एक बहुत पक्का दोस्त गोविंद, और चेतन एक बहुत अमीर घराने से था। इसका बिजनेस था, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं ऋषिकेश में इसका बिजनेस चलता है। ऋषिकेश में जब चेतन बिजनेस करता है तो इसके साथ गोविंद भी पार्टनरशिप में था। बचपन से ही दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों ने पढ़ाई एक साथ करी और यहाँ तक कि शादी भी एक साथ करी। तो यहाँ पर गोविंद के जो पिता होते हैं वो चेतन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब भी चेतन गोविंद के घर जाता है तो गोविंद के पिता चेतन का बहुत मान सम्मान करते हैं और कहते हैं कि बेटा तू मेरा दूसरा बेटा है, यानी तू मेरा दूसरा हाथ है। लेकिन मैं आपको चेतन की एक खूबी या एक ऐसा बात बताने वाली हूँ जो उसके अंदर बहुत बुरी थी। वो ना तो भूत प्रेत पर ना आत्माओं पर किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करता था। वो कहता है कि मैं जब तक जीवित हूँ ना, जब तक कि इस दुनिया में एग्जिट यानी इस दुनिया में अपने आप का वजूद बनाए रखा हूँ, उसके बाद कोई वजूद मेरा नहीं है। बात तो सही है, लेकिन आत्मा का वजूद होता है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे समय निकल रहा था और समय बहुत तेजी से बढ़ता है। एक दिन चेतन के पास फोन आता है और फोन था गोविंद का। गोविंद ने कहा, यार बहुत बुरा हो गया, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये बात चेतन सुनता है तो उसे उसका बाबा का चेहरा याद आता है कि हाँ, बहुत हंसकर बोला करता था और कहता था कि तुम मेरे 2 बेटे हो। यहाँ पर इस बात को सुनकर चेतन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और एक दोस्त की तरह सलाह देता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों चिंता करता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर चेतन जो होता है गोविंद के पास जाता है जब गोविंद के पिता मर चुके थे उससे दूसरे दिन ये पास जाता है तो यहाँ पर ये देखता है कि गोविंद बहुत ही सुबक सुबक कर रो रहा था। कह रहा था कि चेतन, अब बाबा तुम्हें नजर नहीं आएंगे, बहुत तुम्हारा वेलकम, तुमसे बहुत प्यार से बोला करते थे, देखो आज वो कहीं पर भी नहीं है। इस पल को देखकर जो चेतन होता है वो भावुक होता है, कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर गोविंद कहता है, अब रोना धोना बंद होता है, शोक चल रहा था घर में। तभी गोविंद कहता है कि कल बाबा के फूलों को या अस्थियों को गंगा मैया में विसर्जन करने के लिए जाना है। तभी यहाँ पर चेतन कहता है, क्या तुम भी इन बातों को मानते हो? गोविंद कहता है कि हाँ, मैं तो शास्त्र से चलता हूँ, मैं तो विधिवत से चलता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ। चेतन कहता है कि यार इन चीज़ों को मैं नहीं मानता, जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि चेतन के पिता उसे बचपन में छोड़कर गए थे और वो उसे अब तक भी नहीं मिले थे, तो विश्वास कहाँ से जमे? और कोई मरने के बाद वो आत्मा दूसरा अपना कार्य करने के लिए जाती है तो वो वापस कैसे आ सकती है? गोविंद कहता है कि जो हमारे फर्ज हैं, जो बुजुर्ग कहकर गए हैं, वो तो निभाने पड़ते हैं ना, उनको तो निभाना है। अगर नहीं निभाया तो फिर ये बेईमानी हो जाएगी अपने आप से ही।
ये कहता है कि सुबह मैं जाऊंगा गंगा जी, क्या तुम चलोगे? बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। अब चेतन के मन में आया और चेतन मना नहीं कर पाया। और गाड़ी चेतन की ही होती है। चेतन के पास गाड़ी थी, लेकिन गोविंद के पास गाड़ी नहीं होती है। चेतन मना नहीं कर पाता है। दोस्तों, सुबह अस्थियों को, फूलों को इकट्ठा कर लिया जाता है और चेतन उस दिन उसी घर में आराम या विश्राम करता है। सुबह दोनों जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के साथ दोनों दोस्त ही अस्थियों को लेकर साथ चलते हैं। अब जिस चीज़ में, यानी एक थैला था जिसमें अस्थियाँ रखी हुई थी, गाड़ी की सीट पर उन्हें ऐसे रखा जाता है जैसे किसी इंसान को जगह दी जाए। तभी चेतन चहक उठता है और बोल पड़ता है, कहता है कि गोविंद ये क्या है, तुम इन्हें अपने पास भी रख सकते हो। तो ये कहता है जो गोविंद होता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, बाबा हमारे साथ होंगे और उन्हें हमें सीट देकर चलना होगा, यानी उनके लिए हमें जगह छोड़नी होगी, तभी तो और किसी को नहीं लाया। और बाबा को साथ लेकर जाना है तो उन्हें रास्ते में अगर हमने कुछ खाया पिया भी ना, तो वो भी हम बाबा को ही खिलाएंगे। चेतन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। कहता है यार, तो आज के ज़माने में इस बातों को कर रहा है, ये बातें बिल्कुल सर से परे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता था, तो ये कैसी बातें कर रहा है? ये बातें तो अपने आप को गुमराह कर देने वाली बात है। तुमने पढ़ाई की है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? यहाँ पर गोविंद कहता है कि देख यार, मुझे परेशान मत कर, जो मैं मुझसे कहा गया है वो तो मैं करूँगा। मेरी माँ ने जो कहा है और बूढ़े बुजुर्गों ने जो कहा है, ये तो मुझे निभाना पड़ेगा, ये रीत है। दोस्तों, रास्ते में लंबा सफ़र होता है, तभी यहाँ पर गोविंद जो है वो कहता है कि यार मुझे भूख सी लग रही है। चेतन कहता है कि अरे सामने ढाबा दिख रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों जने गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पर जो गोविंद होता है अपने पिता की अस्थियों को या फूलों को लेकर मेज पर साथ बैठ जाता है और एक कुर्सी पर उन्हें रखता है। ये सब कुछ देखकर चेतन हैरान था, क्या सच में मेरा वही दोस्त है जो मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर है और मेरा साथ देता है, जो दिमाग से इतना तेज है, वो आज क्या कर रहा है? चेतन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी। वो मानना ही नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी होता है। इसके बाद यहाँ पर चेतन को पूछा जाता है क्या खाओगे? वो बोला कि जो बन रहे हैं, तो ये ब्रेड मंगाते हैं, ब्रेड पकौड़े जिन्हें कहते हैं, मंगाते हैं। तो यहाँ पर जो गोविंद है वो 3 सामान ऑर्डर करता है, 3 कप चाय, 3 ब्रेड और मेज पर लाकर रखवा देता है। चेतन कहता है तुम्हें भूख नहीं, तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है जो तुमने एक्स्ट्रा सामान मंगाया है। लेकिन तभी यहाँ पर गोविंद उस सामान को उठाकर जहाँ पर वो थैला रखा हुआ था जिस कुर्सी पर, उसके सामने रख देता है, ब्रेड पकौड़े को और एक गिलास चाय। चेतन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, लेकिन दोस्त के आगे कुछ कह भी नहीं सकता था। वो बार बार आगाह कर रहा था, यार तू क्या कर रहा है, ऐसा हो सकता है? लेकिन विश्वास ही होता है। दोनों जने खा लेते हैं। तभी चेतन कहता है अब इस खाने का क्या होगा? वो कहता है ये बाबा का है और बाबा का ही रहेगा। अब यहाँ पर जो गोविंद होता है ये कहता है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है, यानी टॉयलेट जाना है, तुम इतने ध्यान रखना। कहते हैं अस्थियों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब ये सब कुछ यहाँ पर होता है तो जब वो बाथरूम में जाता है उसके बाद जो गोविंद यानी चेतन जो होता है अपने काम में लगता है, फ़ोन में कुछ देखने लगता है। मेज बिल्कुल सीधी और शांत रखी हुई थी, कोई हवा नहीं थी। और तभी एकदम ब्रेड पकौड़ा जो था और यहाँ पर जो चाय थी वो ज़मीन पर गिर जाती है। चेतन एकदम घबरा जाता है, ये कैसे हुआ, मैं तो यहीं पर बैठा था। अंदर से गोविंद आता है, वो कहता है अरे तुमने ये क्या किया? उसने कहा कि भाई ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है, पता नहीं, माफ़ करना यार, मैंने नहीं किया, मेज़ तो हिल भी नहीं रही। उसने कई बार उस मेज़ को हिलाने की कोशिश करी। दोस्तों यहाँ पर चेतन अपने दोस्त गोविंद के साथ जाता है, गंगा घाट तक जाता है। वहाँ पर दोनों जाते हैं और जाकर अस्थियों को गंगा मैया को समर्पित कर दिया जाता है। वहाँ पर डुबकियाँ लगानी पड़ती हैं। अब गोविंद कहता है कि चेतन तुम आ क्यों नहीं रहे? तो चेतन एकदम से चहक कर कहता है कि मैं तुम्हारे इस पागलपन में साथ देने वाला नहीं हूँ।
क्योंकि मैं इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही मैं इन बातों पर विश्वास करता हूँ, तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ, मुझे नहीं डुबकी लगानी। गोविंद कहता है कि देख चेतन, तू मेरे साथ आया है, अगर तुम्हें यही करना था तो तुम मुझे वहीं पर बता देते, क्योंकि जो भी आता है अस्थियों को लेकर उसे डुबकी लगानी ज़रूरी होती है। ये बुजुर्गों ने कहा है, आत्मा हमारे साथ है, मेरे बाबा साथ हैं, वो बुरा मानेंगे, तू ऐसा मत कर। लेकिन चेतन नहीं मानता है। अब कोई नहीं मानता तो एक समझदार इंसान से ज़बरदस्ती थोड़ी ही की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों साथ आ जाते हैं। चेतन गोविंद को छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। काम पर जब जाता है तो वो एक होटल बुक करता है। वो दरअसल यहाँ पर जाकर होटल बुक करने के बाद अपने होटल में चैन से सोता है, स्नान करता है वहीं पर और आराम से सोता है। लेकिन तभी गोविंद जिस रजाई को ओढ़कर सो रहा था, यानी चेतन जिस रजाई को ओढ़कर सो रहा था, गोविंद अपने घर पर होता है, उस रजाई को किसी ने बहुत जोर से खींच दिया था। इतनी जोर से खींचा कि चेतन की आंखें खुल जाती हैं। चेतन कहता है, कौन है? कोई भी नहीं था। चेतन शायद सोचता है कि मैंने नींद में ये सब कुछ किया है। चेतन दोबारा से सोता है और दोबारा से लेटता है। तभी चेतन के कमरे में एक स्टील का गिलास रखा हुआ होता है और वो स्टील का गिलास ऐसे ज़मीन पर गिरता है मानो किसी ने पटका हो। चेतन एकदम बैठा हो जाता है। उसे घबराहट होती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चेतन उठकर उस जगह से दूसरी जगह जब जाता है और जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो बाथरूम के दरवाजे पर उसे एकदम से यहाँ पर गोविंद के जो पिता जो मर चुके हैं, जिनकी अस्थियों को वो बहाने के लिए गया था, खुली आंखों से वो खड़े हुए इसकी तरफ घूर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर चेतन के पैर कांपने लगता है। वो अपनी आंखों को जब मींड़ता है तो सामने कुछ भी नहीं था। चेतन समझता है मेरा भ्रम है। डर के कारण बाथरूम में नहीं जाता, बिस्तर पर लेट जाता है और सोचते सोचते फिर सो जाता है। धीमी आंखें, आधी नींद थी और आधी खुली हुई थी, यानी आधी नींद थी और आधी नहीं थी। तभी चेतन को फिर दोबारा से गोविंद के पिता नजर आते हैं। पिता नजर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ही यकीन नहीं है? तुम्हें यकीन करना होगा। दूसरे ही पल जो चेतन होता है वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर अपने दोस्त गोविंद को उसके घर में रोता हुआ देखता है। घर में भीड़ है, लोग इकट्ठा हैं। ज़मीन पर एक मरा हुआ शरीर जिसने सफ़ेद कफन ओढ़ रखा है, उसको काठी यानी अर्थी पर कस रखा है। चेतन कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? गोविंद कहता है, यार मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। चेतन कहता है, नहीं रहे? इन्हें मरे हुए तो चौथा दिन है, तुम क्या बात कर रहे हो? गोविंद कहता है, तुम क्यों बावले हो रहे हो? मेरे पिता को तो अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। चेतन कहता है कि हम तो अर्थियां विसर्जन करने गए थे गंगा में, तुम क्या बात कर रहे हो? दोस्तों यहाँ पर जो ज़मीन पर लेटी हुई लाश है, जब उसे वो आगे बढ़कर देखता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, एकदम से उस काटी से या उस अर्थी से एक लाश खड़ी होती है जो कि चेतन के सामने खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ गोविंद रो रहा है। चेतन घबरा जाता है, 4 कदम पीछे हटता है। जैसे ही 4 कदम पीछे हटता है तभी गोविंद का पिता कहता है, बहुत ऊंची नाक हो गई है तेरी, क्या तू मेरे लिए गंगा में डुबकी नहीं लगा सकता? मैं तुम्हें बेटे की तरह मानता था। मैं क्यों नहीं हूँ? मैं हूँ। जब तक गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएगा। सोने नहीं दूंगा तुझे। बेटा माना था तो फर्ज पूरे कर, वरना तेरी नींद को हराम कर दूंगा। और दोबारा से वो अर्थी में लेट जाता है। एकदम से आंखें खुलती हैं, चारों तरफ भड़बड़ाता है। क्या हुआ? मैं तो यहाँ पर था। अरे अस्थियाँ तो हमने गंगा में विसर्जन कर दी। ये सब कुछ क्या चल रहा है? घबराया हुआ चेतन अपने दोस्त गोविंद के पास फ़ोन करता है। यार मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया। पूरी कहानी उसको बताता है। गोविंद कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, गंगा में डुबकी लगा ले। जो बुजुर्ग कहकर गए हैं वो सत्य है और वो सत्य ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये बात कहकर चेतन पूरी रात नहीं सोता है। पूरी रात उसे अपने दोस्त का पिता नज़र आता रहता है।
पूरी रात जब दोस्त का पिता नजर आता है तो चेतन घबराने लगता है। सुबह उठते ही वो एक पंडित के पास जाता है। पंडित ने कहा कुछ अनुष्ठान कराओ, लेकिन वो अपने दोस्त गोविंद की बात सुनता है। गोविंद ने कहा कुछ भी मत कराओ, यहाँ से मैं आ रहा हूँ सवारी करके, और तुम एक काम करो, गंगा में स्नान करो, बाकी कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये सब कुछ मेरे साथ रहने से हुआ है, ये सब कुछ मैं ही ठीक करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर गोविंद ने अपने दोस्त चेतन को गंगा मैया में डुबकी लगाई, अपने पिता से प्रार्थना की। यहाँ पर उस चेतन ने भी प्रार्थना की और कहा बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलती हुई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आज से मान चुका हूँ कि आत्माएं होती हैं, सब कुछ होता है। डुबकी लगाते हुए माफ़ी मांगकर जब वो घर आते हैं तो वो अब यहाँ पर गोविंद के घर ही ठहरता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। आज की रात कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पूरी रात नहीं सोया। उसके बाद कभी भी उसे चेतन यानी गोविंद के पिता नजर नहीं आए। लेकिन इस घटना से क्या सीख मिली? हमारे बुजुर्गों की मान्यता है कि जब भी आप किसी की अर्थियों को गंगा मैया में विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो उसको स्थान देना पड़ता है, उसको जगह देनी पड़ती है। बहुत सारे तमाम ऐसे किस्से हैं कि हमें महसूस हुआ, अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो उनके नाम का आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा। ये कहा गया है, आप इसे कैसे भूल सकते हैं? क्या आप इस घटना को सत्य मानते हैं? लेकिन ये घटना सत्य है, एक व्यक्ति के साथ घटी है। ऐसा होता है और होता आ रहा है और होता रहेगा जब तक ये दुनिया है, प्रकृति है। दोस्तों, यहाँ पर आत्मा को अगर आपने नहीं जाना तो फिर आपने कुछ भी नहीं जाना। हर चीज़ है, जिस चीज़ का नाम है वो धरती पर अपना निवास करती है और धरती से परे भी निवास करती है, हर एक लोक में निवास करती है। आप एक उस ऊर्जा का स्रोत हो जो बहुत बड़ी ऊर्जा है। पता है, आपके अंदर आपको ऊर्जा चला रही है। जिस तरह से एक मशीन को बिजली की सहायता पड़ती है उसको चलाने के लिए, उसी तरह आपके शरीर को चलाने के लिए आत्मा यानी एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे कह सकते हैं हम ये सारी चीज़ें नहीं होती? हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है वो सत्य है। सनातन धर्म में जो कहा गया है वो सब कुछ सत्य है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आपके लिए जो तैयारी करी गई थी, शायद उससे हम वंचित हो गए, वो सब कुछ सत्य था। उन्होंने आपके लिए जो भी लिखा, आत्मा के बारे में जो भी कहा, पुनर्जन्म के बारे में जो भी कहा, प्रेत के बारे में जो भी कहा, आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए वैद्यनाथ को बनाया गया, आपको दिनचर्या कैसे शुरू करनी चाहिए, आपके लिए बहुत सारी तमाम किताबें, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे वेद, बहुत सारी चीज़ें उन ऋषि मुनियों ने अपना दिन रात एक करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया। लेकिन आज उन्हें क्या मिलता है? आज किसी को किसी के नाम के बारे में नहीं पता। कितने दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सच्ची घटना, जहाँ पर एक दोस्त के पिता ने ही उसके दोस्त को सताया जो उसे बेटा मानता था। ये घटना आपको किस तरह से अच्छी लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। ये घटना आपको आगाह करने के लिए, सतर्क करने के लिए, और ताकि आने वाली पीढ़ी कोई गलती ना करे, उनके लिए स्टोरी को बनाया गया है। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा यानी बताया गया है। ये स्टोरी सच्ची है जिसके साथ बीती है, तो स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में या आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें जागरूकता आए और वो अपने कार्य को नियम से करें और नियम उन पर लागू होना चाहिए। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हमारे एक भाई हैं मुनमुन श्रीवास्तव जो फेसबुक परिवार से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय